हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो हम ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे एंड ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि जस्टिस एक्चुअली क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और कैसे हमारी जो जुडिशियल मशीनरी होती है वो अनबायस्ड होकर काम करती है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर समझा था कि एक्चुअली हमारी जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन वी केम टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, किससे बनता है, कैसे बनता है, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। Traditionally, the courts settle the dispute whenever they are approached for that purpose. In the last few decades, this image of the court has undergone a change and they have become increasingly active. This means that the court now seeks to fulfill the constitutional goals of justice and equality. पहले ज़माने में या पहले ऐसा हुआ करता था कि कोर्ट्स के पास जब डिस्प्यूट्स आते थे तो ही वो चीज़ें सॉल्व करती थी, केसेस को सेटल करती थी। लेकिन कुछ ऐसे फ्यू डिकेड से जो कोर्ट की इमेज है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। कोर्ट बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हमें दिख रही है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का रियल गोल है, जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, वो प्रोवाइड एक्चुअली कर रही है। द कोर्ट हैज़ ट्राइड टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द marginalized sections in society, women, tribal workers, farmers and children. Public interest litigations have played an important role in this regard. तो कोर्ट ने कोशिश की है कि लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो बहुत ही गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, वीकर सेक्शन कह सकते हैं, वुमेन्स को, ट्राइबल्स को, वर्कर्स को, फार्मर्स को, चिल्ड्रंस को, सबको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और इसीलिए PIL का जो सिस्टम आया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्चुअली PIL नया वर्ड है आपके लिए, जो आपको इंट्रोड्यूस कराया गया। PIL मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ द कंट्री, यदि उसे लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम उसकी खुद की पर्सनल इंटरेस्ट लिए नहीं होनी चाहिए, पब्लिकली कोई प्रॉब्लम है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो एक PIL फाइल कर सकता है जिसके भी अगेंस्ट वो करना चाहे, और वहाँ पे वो ग्रुप के लिए, एक सोसाइटी के पर्टिकुलर सेक्शन के लिए लड़ सकता है। एंड साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट को यदि लगता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है या किसी पे केस डालना ज़रूरी है, तो कोर्ट भी ऐसा कर सकती है। तो इस वे से कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लीगली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। As a federal court, it has the responsibility to settle disputes between the center and states, and state on one side and state on the other. तो क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट होती है, मतलब वो स्टेट के लिए भी काम करती है, सेंट्रल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है। तो इसीलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि सेंटर और स्टेट में किसी तरह की भी डिस्प्यूट आई है, प्रॉब्लम आई है, तो उसे सॉल्व करे, या एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में भी कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करती है। मे बी महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच कोई भी परेशानी आ गई तो वो लोग एक दूसरे से लड़ थोड़ी सकते हैं। वो लोग ऐसा थोड़ी करेंगे कि अपने स्टेट कि जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे उन्हें बोले आप दूसरे स्टेट में जाओ, अटैक कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सिंपली कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के सामने अपना डिस्प्यूट रखेंगे एंड कोर्ट वो मैटर सॉल्व करेगी। इट मे ऑल्सो गिव ऑर्डर्स टू रिलेवेंट अथॉरिटीज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट का ये भी काम होता है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने में, उसे ऑर्डर्स दे सकती है कि आप लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड कीजिए। To review decrees and orders of lower courts and also review its own decisions। और साथ ही साथ लोअर कोर्ट्स ने यदि कोई भी ऑर्डर दिया है, कोई भी डिसीजन दिया है, तो उसे रिव्यू करे, उसे चेक करे कि ये सही है कि नहीं, और खुद के डिसीजन पे भी वो ऐसा करती है। In case the president asks for the advice of the courts to understand the legal aspects in matters
ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड प्रोवाइड द नेसेसरी एडवाइस। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट को कुछ लीगल मैटर्स पे, कुछ लॉ से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प चाहिए होती है कोर्ट की, तो वहाँ पे ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि प्रेसिडेंट को वहाँ एडवाइस करें, और साथ ही साथ जो भी ऐसा मैटर है जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए नेसेसरी है, वहाँ पे जाकर कंप्लीटली एडवाइस है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट बोलेगी प्रेसिडेंट को वही करना पड़ेगा, नहीं, दे कैन ओनली गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। नाउ कमिंग टू रीड द पैराग्राफ एंड राइट। जुडिशियल रिव्यू, जो आपको एक नया वर्ड अगेन इंट्रोड्यूस कराया गया है। वन ऑफ द मोस्ट important responsibilities entrusted to the Supreme Court is the protection of the Constitution. You are aware that the Constitution is the fundamental law of the nation. The Parliament cannot pass any law that violates the Constitution. तो हम सब ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे, वो मेक श्योर करे कि हमारा देश जो चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चले। और हम सब ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कंट्री में उससे बड़ा कोई भी लॉ नहीं है। और जो पार्लियामेंट होती है वो ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती है, रूल नहीं बना सकती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। एवरी एक्ट और पॉलिसी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट with the Constitution. If any law passed by the legislature or any act of the executive violates any provision of the Constitution, the said law or act is declared illegal and struck down by the court. और कोई भी एक्ट या कोई भी पॉलिसी जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म करती है, बनाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करती हुई कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर नहीं बना सकते। मतलब लेजिस्लेचर नहीं बना सकती और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। और यदि लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ पास करती है या ऐसा कोई काम एग्जीक्यूटिव करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो उसे इलीगल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगी और वहीं पे उस लॉ को रोक दिया जाएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाएगा। दिस पावर ऑफ द कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। और यही जो पावर होता है कोर्ट का, इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसका मतलब कि जुडिशरी के हाथ में होता है कि वो रिव्यू कर सके, चेक कर सके कि जो भी पॉलिसीज बन रही हैं, लेजिस्लेचर जो भी बना रही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट है, जो भी एक्ट एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट है। यदि नहीं है तो लेजिस्लेचर के लॉ पे भी रोक लगा सकती है एंड एग्जीक्यूटिव के एक्ट्स पे भी सुप्रीम कोर्ट लॉ रोक लगा सकती है। तो ये राइट होती है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि तीनों जो होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं और तीनों एक दूसरे पे चेक रखते हैं। तो इस तरीके से जुडिशरी चेक रखती है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के ऊपर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL refers to litigation filed on issues of public importance by individual citizens, social organization or non-governmental organization on behalf of all people. The court thinks over the questions raised and gives its decision. तो PIL जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका मतलब होता है कोई भी लिटिगेशन जो फाइल किया गया है लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है इन इश्यूज पे। कौन फाइल कर सकता है? कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिटीजन जाके फाइल कर सकता है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO फाइल कर सकती है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बिहाफ पे कोई भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए PIL फाइल नहीं कर सकता है। और यदि कोर्ट को लगता है कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो रहा है, सच में कोई क्वेश्चन है, सच में कोई परेशानी है, तो वो ये PIL एक्सेप्ट करती है एंड देन इस केस को सॉल्व करती है। जो भी डिसीजन उसे सही लगता है वो देती है। बट बहुत बार ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं ये तो ज़बरदस्ती फाइल किया गया है, तो इन केसेस पे वो PIL को रिजेक्ट कर देती है। नाउ कमिंग टू हाई कोर्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन confers the parliament with the power to establish a high court in each constituent state in the union. Currently there are 24 high courts in India. तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
उसने पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि वो हर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट में एक हाई कोर्ट सेटअप कर सके। और अभी करंटली हमारे इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं। There is a chief justice along with other judges in the high court. All judges of the high court are appointed by the president. और हमारी हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और उसके साथ दूसरे जजेस होते हैं। जितने भी जजेस हाई कोर्ट में होते हैं सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। एक्चुअली हाई कोर्ट का काम क्या होता है? टू सुपरवाइज एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट्स इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम होता है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री होता है। उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं हर स्टेट पे एंड उनसे नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट का ये काम होता है कि उनसे नीचे के लोअर कोर्ट्स जितने भी हैं उन्हें सुपरवाइज करे, उन्हें चेक करे और उन्हें मेंटेन करे कि सही से वो सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। और साथ ही साथ हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डर दे सकती है किसी भी स्पेसिफिक अथॉरिटी को कि आप लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करो। द गवर्नर सीक्स द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट वाइल अपॉइंटिंग जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होता है वैसे हर स्टेट में होता है गवर्नर। तो गवर्नर को यदि कोई भी एडवाइस चाहिए हाई कोर्ट से, लीगल एडवाइस, तो वो ले सकती है। और साथ ही साथ कोई भी एडवाइस चाहिए गवर्नर को हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस चूज करने के लिए, बिठाने के लिए, तो वो एडवाइस भी वो ले सकती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स। दीज आर कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, दैट इज तालुका लेवल। द पीपल generally go to these courts. Every district court has one district judge. तो ये जो कोर्ट्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में या कह सकते हैं तहसील में होते हैं और नॉर्मली लोग इन्हीं कोर्ट्स में जाया करते हैं। ऑब्वियसली यदि मुझे कुछ भी परेशानी हुई, मुझे कोई भी केस फाइल करना है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाऊंगी या हाई कोर्ट नहीं पहुंच जाऊंगी, ऑब्वियसली मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगी। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज। द ब्रांचेज ऑफ लॉ इन इंडिया। हमारे कंट्री में जो लॉज हैं उनके क्या क्या ब्रांचेज हैं? देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ लॉ, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। 2 मेन ब्रांच होता है हमारी कंट्री में लॉ का। एक होता है सिविल लॉ, दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ, दिस लॉ डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट्स which affect or interfere with the rights of a person. For example, conflicts regarding land and property, rent agreement, divorce, etc. After filing a petition in the relevant court, the said court gives a decision. सिविल लॉ क्या होता है? ये वो लॉ होते हैं जो लोगों के राइट्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है, मतलब लोगों को उनकी राइट्स नहीं मिल रही है, उनकी राइट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सिविल लॉ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, लैंड के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया, प्रॉपर्टी के लिए, रेंट के लिए, डाइवोर्स के लिए, तो ये सारे सिविल केसेस होते हैं। और इसके लिए आप क्या करते हो? अपने रिलेवेंट कोर्ट में जाके केस फाइल करते हो, पिटीशन फाइल करते हो, फिर कोर्ट आपको डिसीजन देती है। मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ जो यहाँ पे नहीं दिया है। सिविल केसेस जो होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो सोसाइटी इन लार्ज को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? नहीं, सॉरी, एक्चुअली जो सिविल केसेस होते हैं इन्हें माना जाता है कि ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बस इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, या उसे रेंट नहीं मिला, या उसके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, इस तरीके की चीज़ें जो होती है सिविल केसेस। फ्रॉड तो वैसे क्रिमिनल में आता है, पर छोटे लेवल के जो फ्रॉड्स होते हैं वो आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है सिविल केसेस में। कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। नाउ कमिंग टू क्रिमिनल केसेस। एक्चुअली क्रिमिनल केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें माना जाता है कि सोसाइटी एट लार्ज को इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? सीरियस क्राइम्स आर डील्ड अंडर क्रिमिनल लॉ, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, रॉबरी, dowry, murder, etc. In these cases, the first step is to file a FIR, first information report, with the police. The police investigates the matter and then a petition is filed in the court. सिविल केसेस वो केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ही खतरनाक क्राइम्स को रखा जाता है, जैसे थेफ्ट हो गई, रॉबरी हो गई, डाउरी हो गया, मर्डर हो गया।
तो एक्चुअली मैंने आपको बताया क्रिमिनल केसेस में माना जाता है कि सोसाइटी इन लार्ज इफ़ेक्ट होती है। कैसे इफ़ेक्ट होती है? क्योंकि आप खुद सोचो, यदि एक चोर है वो आपके घर में चोरी कर रहा है, तो क्या वो आपके आसपास रहने वाले हर घर में चोरी नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है। इसीलिए माना जाता है कि क्राइम ऐसी चीज़ होती है, क्रिमिनल केसेस के अंडर जो केसेस आते हैं वो कुछ इस तरीके के केसेस होते हैं जो हर आदमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि किसी भी पर्सन ने किसी का मर्डर किया, तो यदि वो एक दूसरे पर्सन का मर्डर कर सकता है, तो क्या वो थर्ड पर्सन का नहीं कर सकता? क्या वो फोर्थ पर्सन का नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है। इसीलिए सिविल केसेस को माना जाता है कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही इफेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ही इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस पूरी सोसाइटी के लिए ही डेंजरस होते हैं। इसीलिए यदि हम किसी को भी क्रिमिनल कहते हैं, इसका मतलब होता है वो क्रिमिनल किसी एक आदमी के लिए डेंजरस नहीं है, किसी एक आदमी के लिए थ्रेट नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के लिए थ्रेट है। एंड इसीलिए जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें जो भी पनिशमेंट दी जाती है वो ज़्यादा सीवियर होती है। एंड जो भी सिविल केसेस होते हैं उन्हें ज़्यादातर मनी से ही सेटल किया जाता है, पैसे फाइन लगाकर इन चीज़ों से सेटल कर दिया जाता है। पर क्योंकि क्रिमिनल केसेस ज़्यादा सीवियर होते हैं एंड जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए डेंजर होते हैं, इसीलिए ये मेक श्योर किया जाता है कि उन्हें प्रिजन में रखा जाए और उन्हें जल्दी से रिलीज़ किया नहीं जाए जब तक वो हमारे लिए सेफ ना हो। नाउ इफ़ द चार्जेस आर प्रूव देयर आर प्रोविजंस फॉर सीवियर पनिशमेंट। तो हमने ये पढ़ा कि ये जो केसेस होते हैं इसमें सबसे पहली स्टेप होती है कि एफआईआर आप फाइल कर सकते हो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, आप जाओगे पुलिस के पास, अपनी एफआईआर लिखा दोगे। फिर ये काम होता है पुलिस का कि ये जो भी मैटर है इसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और आपकी जो पिटीशन है वो लेकर वो कोर्ट में जाती है, और यदि वहाँ पे चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं तो उसके बाद उस क्रिमिनल को सीवियर पनिशमेंट दी जाती है। द इंडियन जुडिशरी हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट contribution in development of the country. Common people have a lot of respect and trust in the judicial system. हमारी जो इंडियन जुडिशरी है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, और ये ऐसी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोग आँख मूंद कर विश्वास करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमारी कंट्री में। द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, द फेडरल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया की जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन ऑफ सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, जिसने लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसे मेंटेन किया हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कम्प्लीटली प्रोटेक्ट किया हुआ है। कोर्ट्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया। और हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि किस तरीके से कोर्ट का कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाने में। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।